सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का लेकर डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में लगातार जो बाबा साहब का ये स्पीच चल रहा है उसी को कंटिन्यू हम करने वाले हैं। लेकिन आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुत सारी चीज़ें खास होने वाली हैं। विशेष तौर पर यहाँ बाबा साहब एक प्रश्न पूछते हैं हिंदुओं से और मोहम्मद अली जिन्ना से। वो कौन से प्रश्न हैं, निश्चित रूप से आपकी भी उत्सुकता यहाँ पर बन रही होगी। बाबा साहब कहते हैं क्या हिंदू लोग इस ओर ध्यान देंगे। इसी हेडिंग के तहत आज क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं ज़रूर हम बात करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, हर वीडियो की जो एनालिटिक्स है, जो हम उसको बात करते हैं, देखते हैं, तो उसमें हर वीडियो में लगभग एक वर्ष से लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश संचालित है। नियमित रूप से हर वीडियो में कुछ साथी नए होते हैं और कुछ साथी पुराने होते हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर जो संख्या या जो परसेंटेज आता है नए व्यूअर्स का, जो नए साथी हमारे वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, लेकिन वो चैनल को उस अनुपात में सब्सक्राइब नहीं करते हैं और उससे ये नुकसान होता है कि नियमित जो अंबेडकर संदेश समय से आपको मिलना चाहिए वो समय से नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं एक डिसकनेक्शन जैसा माहौल बनता है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश अगर आप नियमित वॉच करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी कैडराइज हो जाएंगे। एक कैडराइज व्यक्ति कभी भी अपने मार्ग से, महापुरुषों के मार्ग से भटक नहीं सकता है। ये गारंटी है सम्मानित साथियों अंबेडकर संदेश की। और इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप नियमित वॉच करें डॉक्टर अंबेडकर संदेश को। और हमारा प्रयास उसी दिशा में है। हम नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल के माध्यम से आपको मिल जाता है। अब बिना विलंब के, बिना किसी देरी के पुनः एक निवेदन कि यदि अभी तक का आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39, पेज नंबर आप यहाँ देख ही सकते हैं कि पेज नंबर है 457 से 461 तक 7वें भाग के रूप में लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। और सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें जो हेडिंग हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया, हम सीधे उसी हेडिंग की तरफ आपको ले चल रहे हैं। मुंबई में बाबा साहब ने ये स्पीच दिया था 6 मई 1945 को। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आप तक पहुंचाने की हमारी सार्थक पहल है, कोशिश है। बाबा साहब कहते हैं कि क्या हिंदू लोग इस ओर ध्यान देंगे। किस ओर ध्यान देने की बात बाबा साहब कहते हैं चाहे जो कुछ भी हो बहुमत पर आधारित राज्य सरकार ही चलाएं, यही एकमात्र पवित्र कार्य है। इस प्रकार की नीति हिंदुओं द्वारा अपनाई जाने के कारण आज जातीय समस्याओं ने उग्र रूप धारण किया है। राजकाज चलाने की एक पद्धति है जो शायद हिंदुओं को पता ना हो, लेकिन मुख्य रूप से उसका तब प्रयोग होता है जब व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच झगड़े पैदा होते हैं। उस पद्धति को एक मतानुवर्ती राजकाज कहा जा सकता है। हिंदू लोग अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि इस प्रकार का राजकाज काल्पनिक नहीं है, वह सचमुच अस्तित्व में है। जूरी पद्धति का उदाहरण लीजिए। पंचों के आगे पूछताछ के दौरान एक राय के सिद्धांत पर ही अमल किया जाता है। पंचों द्वारा एक राय होकर दिए गए निर्णय के अनुसार बर्ताव करना पड़ता है। उसमें अलग बर्ताव बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण लीग ऑफ नेशंस का लीजिए। लीग ऑफ नेशंस के निर्णय के बारे में किन नियमों को स्वीकार किया गया था। एक राय से काम चलाना ही वह निर्णय है। निर्णय लेने के बारे में चाहे विधिमंडल हो या कार्यकारी मंडल, हिंदू अगर एक राय के सिद्धांत को अपनाते हैं तो भारतवर्ष में जातीय समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। हिंदुओं से कोई ये भी पूछ सकता है कि अगर वे अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं हैं तो क्या वे एक राय की नीति अपनाने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इनमें से कोई तरीका अपनाने के लिए तैयार वे नहीं हैं।
बहुमत अनुवर्ती राजकाज चलाने के बारे में कहना हो तो हिंदू लोग कोई बंधन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वे बहुमत चाहते हैं, लेकिन संपूर्ण बहुमत, सापेक्ष बहुमत से कभी उन्हें संतोष नहीं होगा। हिंदुओं द्वारा संपूर्ण बहुमत पर इतना आग्रही होना राजनीति के जानकारों की नज़र में कितना न्यायपूर्ण है, इस पर वे जरूर सोचेंगे। बहुमत के जिस सिद्धांत को हिंदू इतना महत्व दे रहे हैं, उस यूनाइटेड स्टेट्स का बिल्कुल समर्थन नहीं है। इस बारे में हिंदू शायद जानते नहीं हैं। बाबा साहब कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान का एक बिंदु उदाहरण के तौर पर हम लेंगे। इस संविधान में मूलभूत अधिकारों को केंद्रीय करने वाला एक अनुच्छेद है तथा इसके क्या मायने हैं उसे हम एक बार जान लें। इसका मतलब है कि जिस सर्वश्रेष्ठ बातों को मूलभूत अधिकारों में जगह दी गई है, उसमें बहुमत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी संविधान के एक और उदाहरण को लीजिए। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि संविधान के किसी भी विभाग में अगर थोड़ा बहुत बदलाव लाना है तो उसके लिए 3/4 बहुमत की जरूरत होगी और साथ ही सभी संस्थानों की अनुमति जरूरी होगी। इन उदाहरणों से एक बात का पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान विशिष्ट उद्देश्य को दर्शाता है और इस बात का यकीन दिलाता है कि बहुमतानुवर्ती राजनीति व्यर्थ है। कई हिंदुओं को इस बात का एहसास है, लेकिन वे इससे सही सबक नहीं लेते हैं, इसलिए उन पर दया आती है। उन्होंने अगर ये किया तो उन्हें पता चलेगा कि बहुमत के आधार पर चलने वाली सरकार उम्मीद के अनुसार पवित्र नहीं है। सिद्धांत के तौर पर नहीं, बल्कि नियम के तौर पर बहुमत पर आधारित राजनीति को स्वीकार किया गया है। केवल निम्नलिखित 2 कारणों से बहुमत हमेशा राजनीतिक बहुमत हो। राजनीतिक बहुमत से लिए गए निर्णय में अल्पसंख्यकों के नज़रिए को ही केवल मान्यता नहीं होती, बल्कि वह उसके साथ एकाकार हुआ रहता है। इसका ऐसे असर होता है कि अल्पसंख्यक कभी भी उस निर्णय के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हिंदुस्तान में बहुमत राजनीति पर आधारित नहीं है। हिंदुस्तान में जो बहुमत पैदा होता है उसे तैयार नहीं किया जाता। जाति बहुमत और राजनीतिक बहुमत में यही तो फर्क है। राजनीतिक बहुमत क्षणभंगुर होता है, आज है और कल नहीं है, ऐसी उसकी स्थिति होती है। जाति बहुमत हमेशा के लिए होता है, स्थायी होता है और उसकी नीति भी तयशुदा होती है। कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। कोई उसे नष्ट कर सकता है, लेकिन उसमें बदलाव लाना संभव नहीं होता। राजनीतिक बहुमत के लिए जहां इतना विरोध हो सकता है, तो जाति बहुमत के लिए विरोध का स्वरूप तो अत्यधिक हो सकता है। हिंदू लोग जिन्ना से पूछ सकते हैं कि 1930 में उन्होंने जो 14 बिंदुओं वाला मसौदा प्रकाशित किया, उसमें बहुमत वाली सरकार की काफ़ी सिफारिश क्यों की थी। उन्होंने जो मुद्दे प्रस्तुत किए उनमें से एक में स्पष्ट रूप से ध्वनि मत होता है कि ऐसे कोई बंधन बहुसंख्यकों पर न डाले जाएं जिनके कारण उनमें काट छाट होकर वे अल्पसंख्यकों की बराबरी में आ बैठे। इसी प्रकार एक और सवाल जिन्ना से पूछा जा सकता है कि मुस्लिम प्रांतों में मुसलमानों के बहुमत पर अगर कोई रोक टोक नहीं है, तो केंद्रीय विधिमंडल के हिंदुओं के बहुमत पर रोक टोक क्यों होना चाहिए। सामान्य साथी, यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना से बाबा साहब ने बहुत तीखे सवाल यहाँ पर पूछे हैं। सार्वजनिक सभा में ये तीखे सवालों का क्या जवाब होगा, आने वाले वीडियोज में हम जरूर आपको बताएंगे। हिंदुओं को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जिन्ना के बर्ताव में कोई तालमेल नहीं है। कुल हालात के आधार से केवल यही अर्थ लिया जा सकता है। इसलिए वे बहुमत वाली राजनीति का समर्थन न करें। राजनीति से भले बहुमत वाली राजनीति को हटा दिया जाए, तब भी हिंदुओं के जीवन से संबंधित कई बातों पर इसका कोई असर नहीं होगा। सामाजिक जीवन के मूलभूत तत्वों के अनुसार के बहुसंख्यक ही रहेंगे। व्यापार और उद्योग पर उनकी मौरासी है और आगे भी रहेगी ही। मेरी योजना नहीं बता रही कि हिंदुओं को एक मतानुवर्ती राजनीति को स्वीकार करना चाहिए और न ही ये बताती है कि उन्हें बहुमत वाली राजनीति का त्याग करना चाहिए। मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूं कि सापेक्ष बहुमत में ही वे संतोष कर लें। अगर वे इस बात के लिए राजी होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस तरह की त्याग बुद्धि के बिना न दिखाए बहुसंख्यक हिंदू सबसे कह रहे हैं कि हिंदी आज़ादी की राह में अल्पसंख्यक रोड़े अटकाते हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अब तक अल्पसंख्यकों ने ऐसा कुछ नहीं किया है।
बल्कि आज़ादी पाने के लिए वे हर तरह का आत्मयज्ञ करने के लिए तैयार हैं। उन्हें संतोषदायक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका कृत्य अपकारी है, ऐसी धारणा हिंदुओं को नहीं बना लेनी चाहिए। ये बात आयरलैंड में घटी घटना के बिल्कुल विपरीत घटना है। एक बार आयरलैंड राष्ट्रीय दल के नेता रेडमंड ने अल्सर परगने के नेता कार्सन से कहा कि जैसी भी सुरक्षा मांगिए मैं आपत्ति नहीं करूंगा, लेकिन संयुक्त आयरलैंड का आप समर्थन कीजिए। सुनकर कहते हैं कि उसने झट से पलटकर आवेश के साथ कहा कि भाड़ में जाए आपकी सुरक्षा, आपकी सत्ता हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों ने इस तरह का जवाब नहीं दिया है। यहाँ जब बाबा साहब कहते हैं हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक है कौन यहाँ पर? अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी, यूँ कह सकते हैं कि अस्पृश्य जो आबादी है उसको बाबा साहब यहाँ पर इंगित करते हैं। और उसके साथ साथ जो सिख हैं या जो ईसाई हैं जो भारत में रहते हैं, तो वो भी अल्पसंख्यक के दायरे में ही आते हैं, और मुस्लिम समुदाय भी अल्पसंख्यक के दायरे में। तो इस तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों ने इस तरह का जवाब नहीं दिया है। बाबा साहब का जो आंदोलन है वो यूँ कहें कि पूरी तरह से अस्पृश्यों को लेकर है, और उसी संदर्भ में हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेने का कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इसीलिए मैं हिंदुओं से पूछता हूँ कि क्या यही बात सही नहीं है? मुझे लगता है कि यकीनन उनकी बात सही है। उपसंहार यानी कि यहाँ पर क्या निष्कर्ष है, ये भी यहाँ पर इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जातीयता के मसले का हल निकालने के लिए जो बातें मेरे मन में उपाय के तौर पर आ रही थी, उन्हें मैंने आपके सामने प्रकट किया। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए वे बंधनकारी नहीं है, इतना ही नहीं वे मेरे लिए भी बंधनकारी नहीं है। आपके सामने उन बातों को, आपके सामने ये बातें रखकर मैंने एक नई राह दिखाई है। योजना से अधिक मैंने अपने प्रतिपादित सिद्धांतों को महत्व दिया है। मुझे यकीन है कि इन सिद्धांतों का अगर पालन किया जाए तो जातीयता के सवालों को लेकर जो हल्ला मचा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हिंदुस्तान की मुश्किल को हल करना आसान काम नहीं है। 1967 के कॉन्फेडरेशन से पूर्व जर्मनी की हालात का एक इतिहासकार द्वारा डिवाइनली आर्डेंट कन्फ्यूजन शब्दों में किया गया वर्णन मैंने पढ़ा था, उसे जो मुझे अच्छी तरह याद है। सामान्य साथियों, बाबा साहब यहाँ जो हम अंबेडकर संदेश लेकर उपस्थित हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बामन खंड 39 पेज नंबर यहाँ पर 461 का संदर्भ हम ले रहे हैं। और पेज नंबर 461 पर ये जो जिक्र बाबा साहब के इस संदेश में है, 1967 के कन्फेडरेशन से पूर्व जर्मनी की हालात का एक इतिहासकार द्वारा डिवाइनली ऑर्डेंट कन्फ्यूजन शब्दों में किया गया वर्णन मैंने पढ़ा था, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। तो 1967 बाबा साहब का ये स्पीच 6 मई 1945 का है। 1967 की जगह कौन सा वर्ष होना चाहिए, ये आप भी ज़रूर, अगर आप सटीक जानकारी दे सकते हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसमें जो ये भूल यहाँ पर मिस प्रिंट हम कह सकते हैं, या ये सही है, किस तरह से सही है, कैसे जस्टिफाई हम कर सकते हैं, तो आप भी इसमें हमारी मदद करेंगे। बाबा साहब कहते हैं जर्मनी से के संदर्भ में ये वर्णन सही था या नहीं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के आज के हालात पर ये वर्णन बिल्कुल लागू होता है। जर्मनी को अपनी ऐसी स्थिति से उबरने के लिए कई कोशिशें करनी पड़ी। बस इस युद्ध से पूर्व जर्मन जनता एक हुई, उसके अंतरंग और बाह्य रंग में एक रूपता पैदा हुई, उसकी रोज़मर्रा के बर्ताव में एकता झलकने लगी। उलझन भरी इस राह से हिंदुस्तान अभी उबर नहीं पाया है। ऐसा नहीं है कि उसे मौका नहीं मिला, वास्तविकता ये है कि हिंदुस्तान को कई बार ऐसे मौके मिले हैं। 1927 में लाई बर्कन हेड द्वारा राजनीतिक संविधान निर्माण करने की चुनौती दी थी, वह पहला मौका था। हिंदी लोगों द्वारा उसे स्वीकारा गया और संविधान निर्माण के लिए एक समिति बनाई गई। इस मंडल के द्वारा नेहरू संविधान शीर्षक से एक संविधान बनाया और लोगों के सामने रखा गया, लेकिन लोगों द्वारा उसे स्वीकारना तो दूर, बिना किसी
बिना किसी अफसोस के प्रदर्शन के उसे ठिकाने लगा दिया गया। 1930 में हिंदी लोग गोलमेज परिषद के लिए इकट्ठा हुए थे, वह दूसरा मौका था। उस वक्त भी हिंदी लोग अपना दांव नहीं लगा पाए और ना ही संविधान का निर्माण कर पाए। अभी कुछ समय पूर्व सप्रू कमेटी द्वारा तीसरी कोशिश की गई थी, लेकिन व्यर्थ चली गई। एक बार और कोशिश करने को लेकर अब न आशावाद बचा है न उत्सुकता। जो भी कोशिश की जाएगी उसे विफल ही होना है। इसलिए लोग सोच रहे हैं कि आखिर कोशिशें भी क्यों करें। इस अवसर पर मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी हिंदुस्तानी को हिचकिचाना नहीं चाहिए। मृत ढोर से उठने वाली दुर्गंध की तरह इन मुश्किलों से सड़ांध आने तक उन्हें कठोर भी नहीं बनना चाहिए। इस देश की राजनीति में कुत्तों की तरह ही लोगों के बीच झगड़े मचे हैं। देखते रहने के अलावा हम कर भी कह सकते हैं। इस प्रकार का भाव भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। पहले असफलता का मुंह देखना पड़ा था, इसलिए हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जातीयता के मसले हल करने की सभी कोशिशें बेकार चली गई हैं। इसके लिए हिंदुस्तानियों का कोई आनुवंशिक दोष कारण नहीं है। अब तक इस असफलता का कारण रहा है कि वह ये कि इस समस्या को हल करने के लिए जो रास्ते अपनाए गए वे गलत हैं। निर्विकार मन से अगर इस योजना को अपनाया जाएगा तो ये स्वीकार योग्य होगा। इस मसले को हल करने वाला नया नजरिया इस योजना में है। हिंदी लोग इस पर जरूर सोचें। आखिर मेरे समीक्षक इस योजना पर कुछ सूचनाएं रख सकते हैं, लेकिन समूची योजना को खारिज करना उनके लिए भी मुश्किल होगा। इसके बावजूद अगर पूरी योजना खारिज की जाए तो जिन तत्वों पर वह आधारित है उनके में उन्हें तकरार पेश करनी होगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस भाषण द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने संपादकीय छापा। साथ ही श्री ठक्कर बापा ने इसी अखबार को खत लिखकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। संपादकीय और ठक्कर बापा के खत का जवाब डॉक्टर अम्बेडकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिए दिया। इस बारे में 26 मई 1945 के जनता अखबार में खबर छपी थी, जो यहाँ पर दे रहे हैं संपादक। मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया इस अंग्रेजी अखबार के संपादकीय में डॉक्टर अम्बेडकर की योजना की जो समीक्षा की गई उसका और ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ के महासचिव श्री ठक्कर बापा द्वारा 17 मई 1945 के टाइम्स के अंक में की गई समीक्षा का जवाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने टाइम्स के जरिए दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जवाब 17/5/1945 यानी कि 17 मई 1945 और 18 मई 1945 को प्रकाशित हुए। जनता की पठन सुविधा के लिए उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अर्थात अब जो ये प्रस्तुत करने की बात हुई है वो हम कल के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष रखेंगे, इस विषय के अंतर्गत अंतिम भाग के रूप में। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक बहुमत और जातीय बहुमत में क्या अंतर बताया है? संविधान निर्माण के लिए किन के द्वारा कितने प्रयास किया गया और असफल क्यों हो गए वो प्रयास? यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पर अपने विचारों को आपको व्यक्त करना है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस विषय के अंतर्गत जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि हमें जातीय बहुमत नहीं बल्कि राजनीतिक बहुमत चाहिए, इसी विषय का अंतिम भाग लेकर हम कल उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।